हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th KVPY एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं KVPY एग्जाम के बारे में। देखिए, आपको पता होगा जैसे KVPY एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली नवंबर 2020 में होगा। KVPY एग्जाम होगा नवंबर 2020 में। और KVPY एग्जाम होता है आपको 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स। हर 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होता है और करीब होते हैं, देखिए 15 15 15 प्लस 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पता होगा 4 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और चारों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स और 25 मार्क्स। और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पीसीएम पढ़ते हैं उनके लिए भी बायो अटेम्प्ट करना जरूरी है, और जो बच्चे पीसीबी लिए हुए हैं उनके लिए भी मैथ्स अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो अगर आपको केवीपी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा जो मैथ सेक्शन वाले हैं अपना बेसिक बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखिएगा, और जो बायो सेक्शन वाले हैं अपना बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अच्छा, देखिए हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री का वेटेज है 25 मार्क्स। तो ये जो 25 मार्क्स है वो 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 15 मार्क्स। और सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 10 मार्क्स। तो 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। और ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी होता है। जैसे सेक्शन ए में सही पे +1, नो अटेम्प्ट पे 0, गलत पे -1/4। और सेक्शन बी में सही पे +2, नो अटेम्प्ट पे 0 और गलत पे -1/2। तो सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन डबल वेटेज का होता है एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। और ध्यान रखिएगा, जनरली अगर हम कट ऑफ का बात करें, आपको पता हो केवीपी एग्जाम 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 रिटन होता है और स्टेज 2 इंटरव्यू होता है। तो जनरली स्टेज 1 का आपको जो रिटन का कट ऑफ मार्क्स होता है स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क्स का अप्रॉक्स। और फिर से ध्यान रखिएगा, फुल सिलेबस होता है, तो आप जो भी टॉपिक पढ़े उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप जो टॉपिक पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन भी आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए केवीपीवाई में, तो फिर आपके सिलेक्शन होने का चांस काफी कम हो जाता है। तो प्लीज जो भी टॉपिक पढ़िएगा काफी अच्छे से पढ़िएगा। और जहां तक बात है केमिस्ट्री का, तो ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफी नॉर्मल आता है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व कर लें और जो हम असाइनमेंट देते हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो बहुत आराम से आप केमिस्ट्री में 25 में आप 17 से 18 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। 25 में 25 स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस है आप नवंबर 2020 तक पूरे 11th का सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेके या अलग से कुछ आपको एक्स्ट्रा सीट दे देंगे, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप 90% सिलेबस कवर कर लें। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो पहला लेक्चर है आपको कि 3 ग्राम है ऑक्जेलिक एसिड। ये ध्यान रखिएगा, .2H2O का मतलब है डाइहाइड्रेट। आपको ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंपाउंड है ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। आपको फॉर्मूला होता है इसका, देख लो, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का H2 आपको ये है COH होल ट्वाइस .2H2O, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं H2C2O4.2H2O। आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लोगे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, तो 126 ग्राम आएगा। इसका मोलर मास निकालनी है आप, और इसका गिवन मास दिया है 3 ग्राम्स। तो सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 3/126 विच इज इक्वल टू 1/42। और इसको डिसॉल्व कर रहे हैं एक सॉल्वेंट में, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। तो आपको पता है मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा 4 टाइम्स, तो मोलैरिटी हो जाएगा 4/42।
अच्छा, और ध्यान रखिएगा एक रिलेशन आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, मोलैरिटी होता है मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन डेंसिटी इंटू 1000 माइनस m इंटू एम बी। यहाँ पे पता होगा m होता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, d होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml, m है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन और mb है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास है 126, मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर लिए हैं 4/42, डेंसिटी आपको दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए 1.9 ग्राम पर ml, वैल्यू पुट कर दीजिएगा आपको मोलैरिटी आ जाएगा। और आपको पूछ रहा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए अब लेक्चर रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ये सारा आपको रेडॉक्स रिएक्शन लेक्चर में पढ़ाया गया है। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और ये ऑक्जेलिक एसिड है और एसिड का एन फैक्टर होता है वो कितना H प्लस देता है। आप देख सकते हो H2 है तो 2 H प्लस देगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो मोलैरिटी है 4/42 इंटू 2 कर दो तो हो जाएगा 4/21। तो ये था मोलैरिटी, ये है नॉर्मेलिटी। तो देख सकते हो काफी इजी क्वेश्चन है, मेन है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और आप असाइनमेंट के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे से रिवाइज करो। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है, ये 9th 10th के भी बच्चे कर देंगे अगर थोड़ा सा भी उनको बेसिक फॉर्मूला पता हो। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है उसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो एज्यूम कीजिएगा वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, तो वाटर का वॉल्यूम भी आपको 250 ml, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हो जाएगा 1 इंटू 250 विच इज इक्वल टू 250 ग्राम। वाटर का मास मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास, और H2O का मोलर मास होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया हमको वाटर का 250/18। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप लोग सबको हम यही रिकमेंड करेंगे कि मेरे सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से सॉल्व कर लो और फिर अपना आंसर मैच करो। ये क्वेश्चन काफी इजी है, आपको बता चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो काफी इजी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन अभी तक जितने भी सॉल्व किए सारा का सारा डायरेक्ट लेक्चर नोट्स है। तो फिर से बता रहे हैं क्लास केवीपीवाई केमिस्ट्री का काफी इजी आता है, बेस मेन है। आप असाइनमेंट और एनसीईआरटी अच्छे सॉल्व करो और सारे लेक्चर नोट्स को रिवाइज करते रहो बार बार। तो देखो Cr2O7 2 माइनस है, तो आपको पता हो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया था, इसको x मान लो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2, और चार्ज क्या है ऊपर -2, सॉल्व कर लो x 6 आ जाएगा +6। सिमिलरली CrO3 माइनस आपको पता है, क्लोरीन का x मान लो प्लस 3 इंटू -2 और चार्ज क्या है -1, सॉल्व कर लोगे +5 आ जाएगा। देखो तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो देख सकते हो बी ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन देख लो, आपको NaCl है, इसको ब्रेक कर सकते हैं Na प्लस Cl माइनस में, सिल्वर नाइट्रेट को ब्रेक कर सकते हो Ag प्लस NO3 माइनस में, और प्रोडक्ट साइड जाओ तो ब्रेक कर सकते हैं Na प्लस NO3 माइनस में, और AgCl को ब्रेक कर सकते हैं Ag प्लस Cl माइनस। आप देख सकते हो कहीं भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस NO3 माइनस, कहीं कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये आंसर है। बाकी ऑप्शन को चेक कर लेना, देखिएगा सब में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है, यानी कि A, C और D रिडॉक्स रिएक्शन है, B रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में पढ़ाए थे आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको दो आइसोटोप दिया है 35, 37, और आपको पूछ रहा है रेशियो ऑफ नेचुरल अबंडेंस। तो मान लेते हैं टोटल 100 एटम है क्लोरीन के, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 के एटम्स को x मान लेते हैं, तो क्लोरीन 37 कितना हो जाएगा 100 माइनस x। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए एक क्लोरीन 35 का मास x है, एक का है क्लोरीन 35 का मास 35 है, तो x का कितना होगा 35x। सिमिलरली एक क्लोरीन 37 का मास 37 है, तो 100 माइनस x का कितना होगा
37 इंटू 100 माइनस एक्स। टोटल मास कितना हो जाएगा 35x प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स। ये टोटल मास है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 100, हम 100 एज्यूम किए हैं, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वेट कर दो 35.45 से, सॉल्व कर लोगे तो x मिल जाएगा। तो आपसे रेशियो पूछा ना, रेशियो ऑफ नेचुरल अबंडेंस, यानी कि आपसे पूछ रहा है x बाई 100 माइनस एक्स। तो सिंपली है, आप यहाँ से इस इक्वेशन से x सॉल्व कर लोगे तो x बाई 100 माइनस एक्स मिल जाएगा, और वही आपका आंसर है। कैलकुलेशन अच्छा रखिएगा अपना, क्योंकि कोशिश कीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही आंसर आए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन अपना बहुत अच्छा रखिएगा और एक्यूरेट रखिएगा। तो प्लीज, हम तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, हम एग्जाम दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट से काफी क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है फास्फोरस का इन POCl3। तो POCl3 है तो फास्फोरस को हम X मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, x इक्वल टू +5 आ जाएगा। H2PO3 है, वैसे तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, मिस्टेक है, H3PO3 होना चाहिए, फिर भी इसी का निकाल लेते हैं। x हाइड्रोजन का +1 होता है 2 into 1, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है 3 into -2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो तो x + 2 - 6 इक्वल टू 0, x आ जाएगा +4। और फिर H4P2O6 में फास्फोरस का x मान लेते हैं, तो 2 into x प्लस 1 into 4 प्लस 6 into -2, कंपाउंड न्यूट्रल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2x + 4 - 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी सी क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, असाइनमेंट करते जाओ, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। A solution 5 ml of an acid X is completely neutralized by y ml of 1 molar NaOH। तो देखिए, हम जो एसिड X है उसका हम नॉर्मेलिटी n मान लेते हैं। तो आपको पता होगा N1V1 इक्वल टू N2V2 होता है, तो एसिड X का नॉर्मेलिटी n माने हैं, उसका वॉल्यूम 5 ml दिया है, which is equal to, अच्छा देखिए NaOH का मोलैरिटी दिया है, तो NaOH एक बेस है, तो इसका नॉर्मेलिटी होगा मोलैरिटी इनटू इसका n फैक्टर, तो NaOH बेस है तो ये एक OH माइनस देगा, आप देख सकते हो NaOH एक OH माइनस देगा, इसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इनटू y। तो यहाँ से एसिड X का नॉर्मेलिटी आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो y/5। फिर पूछ रहा है द सेम वॉल्यूम y ml of 1 molar NaOH is required to neutralize 10 ml of 0.6 molar of H2SO4 completely। अच्छा, यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए फिर वही चीज है, अगर NaOH और H2SO4 को कंपेयर करें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, N1V1 इक्वल टू N2V2। अब NaOH का नॉर्मेलिटी फिर से वही बात है, बेस है, एक OH माइनस देगा, नॉर्मेलिटी 1 into 1 हो जाएगा, वॉल्यूम y है, H2SO4 देखिए एसिड है, 2 H प्लस देगा तो n फैक्टर 2 होगा, तो 0.6 into 2, वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml। सॉल्व कर लो, y क्या आ जाएगा 0.6 into 10, 6 हो गया, तो y 12 आ गया, नॉर्मेलिटी में y पुट कर दो तो 12/5 आ जाएगा 2.4। तो देख सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो केमिस्ट्री जो ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बार बार हम हर एक क्वेश्चन पर बोल रहे हैं लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिए, असाइनमेंट अच्छे से कीजिए। दोनों क्वेश्चन में यही है, हमें N1V1 इक्वल टू N2V2 कर दिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम इसको मूल कॉन्सेप्ट से इसलिए नहीं कर सकते, नहीं किए क्योंकि एसिड X के बारे में नहीं दिया है कुछ, यानी कि यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन नहीं लिख सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट से ही हो सकते हैं, मूल कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि X का फॉर्मूला नहीं दिया है। तो X का फॉर्मूला नहीं दिया है तो हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रहा है आपको कि 1.25 ग्राम ऑफ मेटल M और उसको ऑक्सीजन से ऐड करवा रहा है। तो देखिए हम जनरल इक्वेशन लिख देते हैं,
तो मेटल M है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, आपको पता है ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होता है तो इसका फॉर्मूला मान लेते हैं M2OX। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो 2 इधर आ गया और मेटल का वैलेंसी हम X मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो देखिए मेटल M है, इधर 2 है, इधर 1 है तो 2M कर दो, इधर ऑक्सीजन कितना है X, इधर कितना है 2, तो इधर लिख देंगे हम X/2। समझ में आया? पहले हम इक्वेशन को बैलेंस कर दिए, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के मेथड से, स्टोइचियोमेट्री के मेथड से। अब देखिए ये दे रहा है 1.25 ग्राम और ये दे रहा है 1.68 ग्राम, ठीक है, और आपको M का दिया भी हुआ, आपको M का एटॉमिक वेट भी दिया है, बहुत अच्छी बात है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आप पढ़े थे, बताया हमको स्टोइचियोमेट्री में कि मोल्स अपॉन कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होगा, मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल होगा, तो मोल्स ऑफ M क्या हो जाएगा 1.25 अपॉन 69.7 और कोफिशिएंट क्या है 2 है, इंटू 2 इक्वल कर दो, विच इज इक्वल टू M2X का मास कितना दिया है 1.68 और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 69.7 प्लस 16 इंटू X और कोफिशिएंट 1 है, किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से आप सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, आपको X मिल जाएगा, सॉल्व फॉर X, और X मिल गया तो कंपाउंड का फॉर्मूला M2X है ना, तो X वैल्यू पुट कर दोगे तो वही हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप सॉल्व कीजिएगा, X अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो फॉर्मूला हो जाएगा M2O3। आप सॉल्व कर लीजिएगा X के लिए, X अप्रोक्सीमेटली 3 आना चाहिए, सॉल्व करके हमको बताइएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं कि पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लिए और फिर स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएं कि मोल्स और अपॉन कोफिशिएंट इक्वल होता है और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये यूटी में भी आप लोग के स्कूल के यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम लगभग बहुत स्कूल के यूटी में यूनिट टेस्ट सिस्टम देखे हैं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, ये कंपाउंड में सोडियम दिया है, सल्फर दिया है, हाइड्रोजन दिया, ऑक्सीजन दिया है और सारे हाइड्रोजन एटम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह है, तो करेक्ट फॉर्मूला निकालना है। तो आपको बताए हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए याद होगा आपको टेबल बनाते हैं, आपको याद होना चाहिए, हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखा चुके हैं। टेबल बना दो, टेबल में क्या होता था, टेबल में होता था एलिमेंट्स, मास परसेंटेज, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स और सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो देख लो, एलिमेंट कौन कौन सा है, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मास परसेंटेज क्या क्या है 18.6, 25.8, 4.02, 51.58। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स होता है मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, ध्यान रखिएगा, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। तो सोडियम का हो जाएगा 18.6 अपॉन 23, सल्फर का हो जाएगा 25.8 अपॉन 32, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4.02 अपॉन 1, हाइड्रोजन एटॉमिक वेट 1 होता है, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 51.58 अपॉन 16। अब इसको सॉल्व करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो तो 0.8 मान लेते हैं, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 18.6 को 23 से इसको सॉल्व कीजिएगा आप, जैसे ये तो आपको हो जाएगा 4.02, ठीक है, ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको सॉल्व कीजिएगा तो 3 पॉइंट समथिंग 60, हाँ 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली
0.7 के आसपास आ जाएगा, ये 0.6 के आसपास आ जाएगा, और इनमें से जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसको सबसे डिवाइड कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक तरह से सॉल्व करने पे ये आएगा, सॉल्व करके देखिए, कैलकुलेशन करना है आपको, तो कुछ ऐसा आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। जैसे कि देखिए होता क्या है, Na2S, ये आंसर ये होता है Na2SO4.10H2, तब इसको एक्सपैंड कर दोगे तो कुछ ऐसा आएगा, Na2SH20 और O14 आ जाएगा, O14 आ जाएगा। और देखिए दिखा हुआ है कि सारा हाइड्रोजन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह है। तो 20 हाइड्रोजन मतलब कितना वाटर, 10 वाटर। तो जब 10 वाटर के लिए 10 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहां से 10 ऑक्सीजन चला जाए तो बचेगा कितना, 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, तो कंपाउंड है Na2SO4.10H2। यही आना चाहिए आपको। तो इसी से आप एक तरह से ये देखते हो कि हाइड्रोजन आपको एक तरह से ये आना चाहिए, हाइड्रोजन आपको तो सॉल्व कर लीजिएगा, आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। 2 डेसिमल याद रखिएगा, 2 डेसिमल तक होना चाहिए। ये आपको आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 18.6 को आप डिवाइड करोगे 23 से, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 0.8 के आसपास आएगा, और ये आएगा, ठीक है ना। तो आपको एक तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको एक तरह से यही उसी रेशियो में सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए अच्छे से, कुछ इसी तरह का आंसर आएगा। मतलब आप पहले आपको कुछ इस तरह से आएगा, Na2SH20 O14 या जो भी नंबर आएगा वो आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। और बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखा है कि सारे हाइड्रोजन एटम आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है। तो मान लीजिए अगर 20 हाइड्रोजन है तो 10H2 हो जाएगा। मान लीजिए 18 हाइड्रोजन आता है 9H2 हो जाएगा। अगर 16 हाइड्रोजन है तो 8H2 हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन बच जाएगा वो इधर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा। 2 डेसिमल यहाँ तक ध्यान रखिएगा, 2 डेसिमल तक कैलकुलेशन रखना है, और सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। और ये होल नंबर में आना चाहिए, कहा ना चाहिए, होल नंबर में, ताकि होल नंबर ध्यान रखिएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला में एटम अपने सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता है। तो अगर ये डेसिमल में आएगा तो आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप लोग कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और मेन ट्रिक यहीं पर है कि जो भी हाइड्रोजन होगा, मान लीजिए 20 हाइड्रोजन आया तो 10 वाटर, 18 हाइड्रोजन आया तो 9 वाटर, 16 हाइड्रोजन आया तो 8 वाटर, और ऑक्सीजन को उसी के अनुसार इसमें ले लीजिएगा। जो बच जाएगा ऑक्सीजन वो इस साइड आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री का। आपको पता है रिएक्शन क्लास, 10th रिएक्शन पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या देता है, CaCl2 प्लस H2। तो देखिए आपको पता है मोल्स ऑफ Ca, कैल्शियम का कोफिशिएंट क्या है 1, इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, उसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो काफी सिंपल है। कैल्शियम का मास X दिया हुआ है, एटॉमिक मास 40 है, कोफिशिएंट 1 है, तो इनटू 1 नीचे कर दिए। HTP है तो वॉल्यूम 22.4 हो जाएगा। देन नंबर ऑफ मोल्स HTP पे वॉल्यूम अपॉन 22.4, कोफिशिएंट 1 है, सॉल्व कर लो, X आ जाएगा। देख सकते हो काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। जैसे कि आपको पता होगा जब मीथेन है उसका कंबसन रिएक्शन पे मिलता है आपको CO2 प्लस 2H2। अब देखिए ट्रिक यहाँ पर क्या है, आपको एयर का वॉल्यूम दिया है और एयर के वॉल्यूम में 20% ऑक्सीजन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 750 इंटू 20/100 विच इज इक्वल टू 150 लीटर्स, और मीथेन का दिया हुआ है 50 लीटर। मीथेन को दिया है आपको, देख लीजिए साथ साथ 50 लीटर दिया है। तो ध्यान रखिएगा गैस के लिए जो रेशियो कोफिशिएंट का होता है वही रेशियो वॉल्यूम का भी होता है। तो आप देख लो, एक मोल इसका एक मॉलिक्यूल या इसका एक मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 50 लीटर इसके 100 लीटर से रिएक्ट करेगा। कितने से रिएक्ट करेगा, 100 लीटर से। तो बच कितना गया, 150 में से 100 घटा दिया तो 50 लीटर, और मीथेन कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। इसका मतलब मीथेन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। मीथेन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको ऑक्सीजन का एक तरह से वॉल्यूम मिल गया,
और एचटीपी में नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है 50/22.4। अच्छा, रिमेनिंग इन द वेसल ऑन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर हम इसलिए बोल रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड हो जाएगा, और आपको पता है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन तो गैस ही हो रहता है, और गैस का वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लिक्विड के वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करेंगे। ये इसका यही मतलब था, रूम टेम्परेचर इसलिए दिया था कि सिर्फ आप गैस का वॉल्यूम कंसीडर करो, लिक्विड का वॉल्यूम कंसीडर नहीं करो। एक तरह से आपको पता है मोल्स तो एक तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता नहीं है, तो हमने एचटीपी पे मोल्स निकाल लिया और वही रूम टेम्परेचर पे भी मोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिक यही था कि एचटीपी पे मोल्स निकाल लो और वही मोल्स रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, क्योंकि जो मोल्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड करता है, लेकिन मोल्स टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये देख लो, ये देखिए आपको बताए हैं, आपको हम लेक्चर नोट्स में पढ़े होंगे इक्विवेलेंट वाले में, ये आप पढ़े होंगे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में Mn2+ में, और H2O2 जो है उसका ध्यान रखिएगा, वैसे हम बता दे रहे हैं लेकिन उसका N फैक्टर हमेशा 2 होता है, ये याद रखिएगा, H2O2 का N फैक्टर हमेशा 2 होता है। वैसे इसका रिएक्शन लिखवा देते हैं हम, एसिडिक मीडियम में H2O2 जाता है O2 में और बैलेंस करोगे तो 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको बैलेंस पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता हो तो भी ध्यान रखिएगा H2O2 का N फैक्टर हमेशा 2 होता है, और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, चेंज कितना का हो गया 5, तो N फैक्टर KMnO4 का क्या हो जाएगा 5, तो KMnO4 का N फैक्टर 5 है और H2O2 का N फैक्टर 2 है। तो आपको पता है कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ KMnO4, प्रोड्यूस्ड पर मोल ऑफ KMnO4। तो आप देख लो, आप ये देख लो ऑक्सीजन किससे आ रहा है, ऑक्सीजन का N फैक्टर क्या है 2 है ना, आप देख सकते हो ना, ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का N फैक्टर क्या है 2, और पर मोल ऑफ KMnO4 मतलब KMnO4 का मोल हम 1 मानते हैं, तो 1 मोल मान लिए, N फैक्टर के KMnO4 क्या है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जा रहा था, N फैक्टर है 5, O2 का मोल्स मान लेते हैं A और O2 का N फैक्टर है 2, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा A = 5/2। तो देख रहे हो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको N फैक्टर पता हो। तो N फैक्टर पता होने से, इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे होने से आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 1-2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला, एसिडिक मीडियम में KMnO4 जाता है Mn2+ में, इसलिए उसका N फैक्टर 5 होता है, और H2O2 का N फैक्टर हमेशा 2 होता है। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ पर H2O2 का N फैक्टर 2 का कुछ खास जरूरत पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमको मतलब तो ऑक्सीजन से है, फिर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक तरह से, तो ऑक्सीजन का N फैक्टर भी 2 है। ये देखिए, आप इस तरह का रिएक्शन 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपको पता है LiOH एक बेस है, CO2 एक एसिड है, तो एसिड प्लस बेस क्या देता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो सिंपली आप रिएक्शन लिख लो, 2LiOH plus CO2 gives Li2CO3 plus H2O। अब बैलेंस कर लो, सिंपल है ना। इसका आपको पता है मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, तो 1 ग्राम है, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, लिथियम का 7 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, ये इसका मोलर मास हो गया, इंटू 2 कर देंगे, कोफिशिएंट 2 है, और CO2 का मास x मान लेते हैं। CO2 का मोलर मास क्या होता है 44, आप सॉल्व कर लीजिए, कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू 4, यहाँ पे देख लो 1 अपॉन ये कितना है 16 प्लस 1 17 प्लस 7 24 इंटू 2 48 इक्वल टू x/44, तो आपको x मिल जाएगा। तो देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको थ्योरी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट के आ चुके हैं, ये सारे ध्यान रखिएगा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, क्लास 11th और क्लास 12th के। तो आप देख पूछ रहा है कि कौन से कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा, तो आप सिंपल देख सकते हो Na2CO3 कैलकुलेट कर लो, Na2SO3 में सल्फर X मान लो, क्या हो जाएगा X+
सोडियम का +1 होता है तो 1 × 2, ऑक्सीजन का -2 होता है 3 × -2 = 0। तो x हो जाएगा 6 - 2 = +4। बाकी का भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे तो सल्फर का -2 आ जाएगा, सल्फर का यहाँ भी -2 हो जाएगा, यहाँ सल्फर का +6 हो जाएगा और यहाँ पे सल्फर +4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। ये क्वेश्चन देखिए, देख रहे हो कितने बहुत बेसिक सवाल है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो क्लास 10th का ही बच्चा बता देगा कि जो डी रिएक्शन है उसमें आप देख सकते हो डी रिएक्शन है, उसमें ये कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और कैल्शियम ऑक्साइड है Ca2+ O2-। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। देख सकते हो आप, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी का आप चेक कर लीजिएगा, ये तीनों रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होंगे। ये सब आपको खुद से करना है, ये सब आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप देख सकते हो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है ये प्रीवियस ईयर KVPY में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो काफी इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली लेक्चर नोट से है। तो प्लीज केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है 11th KVPY एग्जाम में, अगर 25 में कम से कम आपको 18 से 20 मार्क्स स्कोर करना है तो लेक्चर नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते जाइए और जो भी असाइनमेंट देते हैं उसको अच्छे से सॉल्व करते जाइए और साथ में NCERT को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ये काम कर लीजिएगा तो केमिस्ट्री में आपको बहुत आराम से 25 में 18 से 20 मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। 25 से 25 फिर से बोल रहे हैं, 25 से 25 काफी डिफिकल्ट है क्योंकि पूरा 11th का सिलेबस आता है और नवंबर तक पूरा सिलेबस याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हम तो करवा भी देंगे लेकिन आपके लिए पूरा सिलेबस याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।